myself Vikas, and today we are going to revise an important topic of electrostats, that is Coulomb's law. Fine. So first we will see what is Coulomb's law. पहले हम देखेंगे कि Coulomb's law क्या होता है. तो Coulomb's law को अगर मैं define करना चाहूँ, so you can see the force of attraction or repulsion between two charges Q1 and Q2 at a finite separation R. अगर हमारे पास हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2, इनका साइन कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. दो चार्जेस होने चाहिए, उनके बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. इनके बीच में जो एक फोर्स लगेगा, एज वी नो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ is directly proportional to the product of two charges, and inversely proportional to the square of distance between the charges. We can also say that inverse square law. इसको हम inverse square law भी बोलते हैं. ठीक है. तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ मर्ज कर दे तो हमें मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है. और फिजिक्स में जैसे हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट होता है वो होता है K. ठीक है. K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्सिलॉन. ठीक है. एप्सिलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. ठीक है. परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, तो ये एक अलग टॉपिक है जिसपे हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं. फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. देखो, हर एक मीडियम के पास एक परमिटिविटी होती है. परमिटिविटी का काम क्या होता है? परमिटिविटी ये बोलता है कि जाओ भाई, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इंट्रैक्शन हो रहा है, उसको डिक्रीज करो. ठीक है. तो ये होता है परमिटिविटी का सिंपल सा काम. अगर हम एयर की बात करें तो एयर की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है. ठीक है. और उसको हम एप्सिलॉन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. यू कैन सी इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12. यू कैन सी हियर कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2. एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या फिर तुम कह सकते हो वैक्यूम, या फिर एयर. ओके. एंड इट इज द लोएस्ट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. कोई भी मीडियम तुम उठा के देख लो, सबसे लोएस्ट जो परमिटिविटी होती है वो होती है एयर की परमिटिविटी होती है. ठीक है. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K नॉट ऑल्सो, which is constant of proportionality for air or vacuum, whatever you want to say. 1/4 pi epsilon naught, that will give you 9 into 10⁻⁹ Newton meter square Coulomb inverse 2. I will recommend that आप लोग ये सारे वैल्यूज याद करके रखो. हालांकि एग्जामिनेशंस में तुम्हें दिया भी जा सकता है, बट आई विल recommend you to remember this. Okay. फिर अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा कि सर ये तो चलो ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया. अगर मान लो हमने दो चार्जेस को कहीं वाटर के अंदर रख दिया, या फिर कहीं माइका के अंदर रख दिया, ग्लास के अंदर रख दिया, कोई भी मीडियम हम उठा सकते हैं. तो ऑयल के अंदर रख दिया, ये भी हो सकता है. तो वहां पे फिर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. तो हर मीडियम का अलग अलग एप्सिलॉन होता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि कूलम्स लॉ जो होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है वो मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. व्हाई? बिकॉज एप्सिलॉन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. ठीक है. तो अलग अलग मीडियम का अलग अलग एप्सिलॉन होता है. अब सबको याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म निकाला, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. किसी भी मीडियम की अगर तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है of any medium, suppose that you want to find the relative permittivity of oil, or you want to find the relative permittivity of glass, whatever you want to find. So बस तुम्हें करना क्या है, उस मीडियम का एप्सिलॉन को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से. ठीक है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर उस मीडियम का एप्सिलॉन कैसे ढूंढेंगे? तो वो भी ढूंढने का तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे अभी कूलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं,
उसको मैं कभी नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री एप्सिलॉन के ऊपर पूरा एक टॉपिक भी है और वो तुम्हें स्टडी करना है 12th क्लास में, बट फिलहाल हमारा कंसर्न है कूलम्स लॉ। तो बस तुम इतना जानो कि किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर तुम्हें ढूंढना है तो उस मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड कर दो, तो उसी मीडियम का, किस मीडियम का, इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी तुम्हें मिल जाएगा। यू विल गेट द रिलेटिव परमिटिविटी। ओके फाइन। सो दिस इज द बेसिक कूलम्स लॉ। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और ध्यान देनी है कि ये जो फोर्स होता है ना, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, इट इज ऑलवेज along the line joining the two charges। always, हमेशा जो लाइन ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के along ये फोर्स लगता है। मतलब अगर मान लो Q1 Q2 एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो along the line joining the charges होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। अगर मान लो अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। along the line joining the charges ही फोर्सेस लगेंगे। ओके फाइन। नाउ अब तुम्हारे बोर्ड्स में कभी कभी कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म देखें कूलम्स लॉ का, हाउ कैन वी राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि मैंने दो चार्जेस फिर से ले रखे हैं, Q1 Q2। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले देखना पड़ेगा। हमने क्या किया, Q1 Q2 को एक प्लेन मिल गया। We will see what is the distance of Q1 Q2 from origin। हमने एक origin डिसाइड कर लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी origin तुम ले सकते हो। हमने प्लेन में एक origin डिसाइड कर लिया। हमने उस origin से Q1 के डिस्टेंस को R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, Q2 के डिस्टेंस को R2 वेक्टर से, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली। अच्छा, अब देखो, मैंने R का डायरेक्शन इधर लिया है, तुम्हारी मर्जी है, तुम R का डायरेक्शन इधर भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मैंने फिलहाल इधर ले रखा है। तो तुम अपने घर पे बैठकर ट्राई कर सकते हो इधर के डायरेक्शन पे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर, अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगा दूं यहाँ पे, मैंने आर का डायरेक्शन ये दिया, तो क्लियरली तुम देख सकते हो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली R1 प्लस आर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट, R2 विल बिकम द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर हमारा क्या मिलेगा हमें, R2 माइनस R1। ओके, आर हमें मिल गया R2 माइनस, देख सकते हो क्लियरली हम ट्राइंगल लॉ लगा के निकाल सकते हैं। यू कैन सी दिस, ओके, R1 प्लस आर विल बी इक्वल टू R2, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो हमने R निकाल लिया, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 एंड R1 आर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली इन द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं मान लो दोनों चार्जेस को मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ प्रूव करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो Q1 को Q2 रिपेल करेगा, एक फोर्स लगाएगा, उसको मैंने नाम दे दिया F12, मतलब फोर्स ऑन 1 बाई 2। Q2 पे फोर्स लगाएगा Q1, उसको मैंने नाम दे दिया F21, दैट इज फोर्स ऑन 2 बाई 1। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, दैट्स फाइन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्योंकि मेरा जो आर वेक्टर लिया मैंने इस डायरेक्शन में लिया, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द फोर्स F21, ओके, क्योंकि F21 उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने उस डायरेक्शन को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, F21 लिया। बस डिफरेंस ये आ जाता, अगर तुम ये डायरेक्शन लेते ना तो तुम्हें फिर कौन सा फोर्स लेना पड़ता, F12 लेना पड़ता। F12 और F21 क्या है मैं बता देता हूँ। देखो F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 बाई 2। कभी भी एग्जाम में ना ये एब्रिविएशंस लिखने से पहले तुम साइड में कहीं लिख देना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि F12 का मतलब क्या है, ताकि वो F21 का मतलब भी समझ जाएगा, ठीक है। अब F21 कूलम्स लॉ फिर से हम लगा देंगे K Q1 Q2 बाई, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी विल सी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर डॉट वी विल आल्सो टेक द डायरेक्शन ऑफ F21। F21 का डायरेक्शन क्या है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम किसके डायरेक्शन में ले लेंगे, जिधर उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच के दोनों जो चार्जेस है उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा उस फोर्स का भी। तो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है, that vector itself divided by its magnitude is known as unit vector। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, यूनिट वेक्टर ले लिया फॉर डायरेक्शन, इसको ले लिया मैंने फॉर डायरेक्शन, और r वेक्टर डिवाइडेड बाय
दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैंने कर दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने। अब देखो नीचे मैं इस आर वेक्टर को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड। और ये जो आर वेक्टर है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा R2 माइनस R1 है। नीचे देखो ये ऑलरेडी आर का स्क्वायर था, तो आर का स्क्वायर R2 माइनस R1 का भी होल स्क्वायर हो गया। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि उसमें बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 को मैं फिर से R और R वेक्टर। तो बेसिकली तुम कभी भी वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो तुम्हें सिंपल सी बात है, ये डायरेक्शन वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को तुम जब उसमें डालोगे डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, बस सिंपली तुम्हारा ऊपर आ जाएगा वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वजह से ये क्यूब साइन आ गया। इसका मतलब ये नहीं है, ये क्यूब आने का मतलब ये नहीं है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। ये बस इसी वजह से आया है क्योंकि तुमने एक डायरेक्शन वेक्टर ऐड किया है, एक यूनिट वेक्टर तुमने उसमें डाला है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो सिंपल सा ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में पूछता है तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, यू विल गेट द फुल मार्क्स, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि ये कूलम्स लॉ से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ले लिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को तुम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी एक चार्ज है, मान लो नेट, तुम्हें उसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू सेवरल चार्जेस। अभी तक देखो कूलम्स लॉ में हम दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन निकाल रहे थे, Q1 एंड Q2, इन दो चार्जेस के बीच का बस इंटरेक्शन निकाल रहे थे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे चार्जेस आ जाए, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिस्टम ड्रॉ कर रखा है, देख सकते हो। Q1 को थोड़ा मैंने अलग लिया है क्योंकि मैं Q1 के ऊपर ही नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन Q1 थोड़ा अलग, बट तुम समझ सकते हो। तो Q1 भी इस पूरे सिस्टम में इंक्लूडेड है। अब मैंने बोल दिया कि Q1 के ऊपर नेट फोर्स निकालो ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो ये तुम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? नेट फोर्स ऑन वन चार्ज हमारा यहाँ पे Q1 है, ड्यू टू एन चार्जेस कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, whatever charges you want to take, you can take. In a system of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to other charges, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर ये सारे के सारे फोर्स लगा रहे होंगे, Q2 भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, Q1 के ऊपर Q3 भी लगा रहा होगा, Q4 भी लगा रहा होगा, Q5 भी लगा रहा होगा, Q6 भी लगा। करना कुछ नहीं है, सब में कूलम्स लॉ लगाते जाओ। मान के चलो कि जब तुम Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकाल रहे हो, मान के चलो कि Q3 Q4 Q5 Q6 नहीं है, सिंपली कूलम्स लॉ लगा के इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लो। फिर कूलम्स सिमिलरली सबके बीच में फोर्स निकाल लो, Q1 Q3 के बीच में, Q1 Q4 के बीच में, Q1 Q4, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, ठीक है। वेक्टर सम क्लास 11th में आपने सीखा होगा, पॉलीगॉन लॉ लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू। तुम जो भी लॉ लगाना चाहे तो लॉ लगा के बस वेक्टर सम करना है तुम्हें, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे अभी, सो यू विल अंडरस्टैंड मोर। तो एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ ये हो गया। तो कुछ सवाल हम कर लेते हैं जो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मे भी तुमसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो तुम, मैंने एक पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम लिया है। बेसिकली इसमें ये एक स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हें, जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। लेट अस टेक देम ए, और चारों कॉर्नर पे बेसिकली लेट अस टेक द कॉर्नर्स एज ए बी सी एंड डी। तो ए पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पे माइनस क्यू चार्ज है, सी पे माइनस क्यू चार्ज है, डी पे प्लस क्यू चार्ज है, एंड दे आर आस्किंग एफ नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू के ऊपर तुमसे नेट फोर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली लगा देना है। ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तुम देख सकते हो, ए के ऊपर एक चार्ज है, बी के ऊपर दूसरा चार्ज है, सी के ऊपर तीसरा, डी के ऊपर चौथा, और सेंटर में एक पांचवा चार्ज रखा है। 5 चार्जेस हैं टोटल। तुमसे किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए बोला गया ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो जैसा कि मैंने बताया, दो चार्जेस के बीच में एक एक करके तुम इंटरेक्शंस निकालते जाओ, फोर्सेस निकालते जाओ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लस क्यू और ए पे जो चार्ज रखे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूंगा। फोर्स निकालने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, तो कूलम्स लॉ लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पहले तो चार्जेस चाहिए, चार्जेस का वैल्यू चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। हमें चार्जेस की वैल्यू तो पता है, एक पे प्लस क्यू है, एक पे
प्लस कैपिटल क्यू है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखो ये ए है, ये ए है, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? स्क्वायर का डायगोनल ए रूट टू होता है, ठीक है। स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? ए रूट टू। पाइथागोरस लगा के तुम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि ये सेंटर पे है तो हमें तो बस ये वाली डिस्टेंस चाहिए, वी ओनली रिक्वायर दिस मच डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए रूट टू डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर ए रूट टू को डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए अपॉन रूट टू मिलेगा, तो हमें डिस्टेंस मिल गया। अब हम सिंपली दोनों के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। तो लेट अस कैलकुलेट द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू ए। एफ क्यू ए पहले हम निकाल रहे हैं, या फिर एक काम करो, इसको सेंटर को ओ ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यू लिखने से ज्यादा अच्छा है, ओ ले लो। तो एफ ओ ए हम पहले निकालेंगे। एफ ओ ए का मतलब समझ रहे हो ना? फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ओके। कूलम्स को लगा देंगे के, Q1 की वैल्यू क्या है? Q है, Q2 की वैल्यू क्या है? प्लस Q है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो a बाई रूट टू का भी होल स्क्वायर। हमें फोर्स कितनी मिल जाएगी? के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा, टू ऊपर चला जाएगा, टू, ठीक है। तो एफ ओ ए हमें मिल गया। एफ ओ ए का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन को थोड़ा मैं पिंक से दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन इसका इधर की तरफ होगा। क्यों होगा इधर की तरफ? वाई? बिकॉज दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो प्लस ए पे जो रखा हुआ चार्ज है वो क्यू पे अवे फ्रॉम क्यू फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। अच्छा, सिमिलरली हम ड्यू टू अगर डी भी निकालें तो डी में देखो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तुम सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे चार्जेस के वैल्यूज भी चेंज नहीं हो रही है, ना ही डिस्टेंस भी चेंज होगा। डिस्टेंस भी यहाँ पे भी क्या आएगा? ए बाई रूट टू ही आएगा अगर डी और ओ के बीच का डिस्टेंस निकलो। तो सिंपल सी बात है, हम सीधे सीधे एफ ऑन ए ड्यू टू डी भी निकाल लेंगे। वैल्यूज हम सेम रख देंगे, टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम निकाल देते हैं एफ ऑन ओ ड्यू टू बी। अगर हम निकालें एफ ऑन ओ ड्यू टू बी, तो देखो बस साइन का डिफरेंस है। अब देखो ये साइन का डिफरेंस क्या करेगा? व्हाट विल डू दिस साइन डिफरेंस? देखो वैल्यूज तो डिफरेंट नहीं है, क्यू है प्लस क्यू है, बस साइन का डिफरेंस है। साइन क्या करता है? साइन मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल की जगह अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था हमारा इधर की तरफ था, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था हमारा इधर की तरफ था। सिंपल सी बात है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट। यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन था वो इधर की तरफ था, ये भी तो पॉजिटिव था ना, रिपेल करेगा। तो ये एफ ओ डी ले लेता हूं मैं इसको, ओके। अच्छा, माइनस क्यू जो है, माइनस क्यू भी तो अट्रैक्ट करेगा। देखो ये माइनस क्यू जो है वो इधर की तरफ ना लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा एक चीज और, हम साइन नहीं लिखते हैं जब भी हम कूलम्स लगाते हैं, साइन नहीं लिखते, हम बस डायरेक्शन देखते हैं। क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तुम्हें पता है कि दो ही तरह के डायरेक्शन हो सकते हैं, एक रिपल्सन हो सकता है, एक अट्रैक्शन हो सकता है। ये दोनों सेम सेम चार्जेस थे, प्लस क्यू, तो दोनों ने क्या किया? रिपेल किया। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स की वैल्यू तुम्हारी सेम ही रहेगी, टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। बस इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एफ ओ डी। एफ ओ डी और एफ ओ बी का डायरेक्शन तुम्हारा सेम हो गया, ठीक है, सेम लाइन पे आ गया। अब सिमिलरली तुम एफ ओ सी भी निकाल सकते हो। एफ ओ सी का डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और वैल्यू तुम्हारी फिर से सेम ही रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा देखो, एफ ओ सी और एफ ओ बी में मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है, भूल के भी माइनस साइन मत लगाना, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी अट्रैक्शन का ले चुके हैं। ये दोनों चार्जेस क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब नेट फोर्स जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे? तो पहली चीज, इस वाले लाइन पे देखो, ये लाइन जो O और B को ज्वाइन कर रही है, OB लाइन पे दो फोर्सेज है, FOAN और FOD, तो उन दोनों को पहले ऐड कर दो। चलो हम उसके वजह से F1 निकाल लेते हैं। F1 हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? FOA प्लस FOD। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सबका मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम है, तो सबको F F F के बराबर ले लेते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सिंपली F प्लस F कर दो, तुम्हें 2F मिल गया ये, ठीक है जी, 2F मिल गया, ठीक है।
अभी एफ ही रहने देते हैं, फाइनल जब कैलकुलेशन करेंगे तो विल सी दैट F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल 2F हो जाएगी, क्योंकि वो भी तुम देख सकते हो FOA प्लस FOC तुमने ऐड करना है उधर भी, ठीक है, सबकी वैल्यू तो सेम ही है। तो F1 की वैल्यू भी आ गई 2F, F2 की वैल्यू आ गई 2F। अब देखो यहां पे मैं एक ही फोर्स बना रहा हूं, ये इसको मैंने नाम दिया F2 और इसको मैंने नाम दिया है F1। क्लियरली देख सकते हो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक एंगल है, ये एंगल कितना है, तो हमें पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो सिंपल हम वेक्टर सम कर देंगे एफ नेट निकालने के लिए, F1 प्लस F2 दैट विल बी रूट अंडर F1 स्क्वायर की जगह मैं 2F ले लेता हूँ, 2F का स्क्वायर प्लस अगेन F2 स्क्वायर की जगह 2F का स्क्वायर, ठीक है, प्लस F1 F2 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो वैसे भी यहाँ पे cos 90 तुम लोगे तो जीरो ही आएगा, तो उसके लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है। तो सिंपली तुम्हारा रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कितना हो गया, ये 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर एंड यू विल गेट द आंसर 8F स्क्वायर। F को बाहर ले लो, रूट अंडर 8 को तुम 2√2 भी लिख सकते हो, तो 2√2F तुम्हें आंसर मिल गया। F की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2√2, F की वैल्यू कितनी है, तो 2K बाई ए स्क्वायर। फाइनली जब तुम आंसर निकालोगे पूरा मल्टीप्लीकेशन करके तो F नेट तुम्हें क्या मिलेगा, देखो 2 2 4 हो गया, 4√2 K की वैल्यू हम पुट कर देंगे बाई ए स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो तुम्हें आंसर मिलेगा √2 Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको तुम घर पे बैठ के एक बार और सॉल्व कर सकते हो, इसमें तुम खुद से प्ले भी कर सकते हो, यू कैन टेक हियर प्लस क्यू, हियर चारों तरफ प्लस क्यू लेके सॉल्व कर लो, तुम बहुत सारे, तो तरीका वही है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली लगाना है तुम्हें, और वेक्टर सम का ध्यान रखना है। वेक्टर सम तुम तरीके, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, तुम्हें जिस तरीके से अच्छा लगे ऐड कर दो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा है वो तुम्हें ध्यान में रखना है कि नेट फोर्स निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, दोनों चार्जेस की वैल्यू चाहिए, चार्जेस का साइन देखना है लेकिन फोर्स के वैल्यू में पुट नहीं करना है, तुम्हें बस साइन देखना है, साइन देख के तुम्हें डायरेक्शन का पता लगाना है, ठीक है। डोंट पुट साइन इन द वैल्यू ऑफ फोर्स, अदरवाइज यू विल गेट रॉन्ग आंसर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तुम्हें मैंने एक सवाल करके दिखाया, पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स। अब तुम्हारे पिछली बार भी बोर्ड्स के क्वेश्चन में एक इक्विलिब्रियम टाइप का भी क्वेश्चन था, यू विल सी प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने एक इक्विलिब्रियम टाइप भी प्रॉब्लम ले लिया है, ये भी बेसिकली प्रॉब्लम तुम्हारा कह सकते हो तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कहीं ना कहीं और कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन इज वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तुम्हें एक तीसरा चार्ज लेना है जो कि कुछ भी हो सकता है, मैं इस तीसरे चार्ज को ले रहा हूँ, थोड़ा आसान ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू को कहां रखूं, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस so that the third charge is in equilibrium। तो इस ये जो चार्ज है इन दोनों चार्जेस के बीच में रखूं, साइड में रखूं, कहां रखूं, देखो लाइन तो ज्वाइन कर रहा है तो इधर भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं, इस लाइन को, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस को हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो तीन एरियाज आ गए, ये एक एरिया हो गया ए, एक बीच का एरिया हो गया, तो दोनों चार्जेस के बीच का है, और एक 8Q के इधर का एरिया होगा जिसको हम सी एरिया बोलेंगे। कहाँ रखेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, डिसाइड करना कहाँ रखना है। अगर तुम प्लस क्यू को यहाँ पे रखते हो कहीं पे, मान लो यहाँ पे मैं ला के रख दूं प्लस क्यू को, तो तुम सिंपली देख सकते हो प्लस क्यू है तो इसको रिपेल ही करेगा इधर की तरफ, प्लस 8Q भी इसको रिपेल करेगा, तो क्या यहाँ पे नेट चार्ज जीरो हो सकता है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट शुड बी जीरो, एफ नेट शुड बी जीरो। अगर किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम पे रखना है तुम्हें, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम प्लस क्यू को रखते हो तो नेट फोर्स जीरो तो होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और दोनों एड अप हो जाएंगे, तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तुम सी पोजीशन पे भी रखते हो तो सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे भी जीरो नहीं हो सकता। बचा बी पोजीशन, बी में तुम्हारे कहाँ रखोगे तुम,
2Q के पास रखोगे या 8Q के पास रखोगे या बीच में रखोगे? देखो बीच में यहाँ पे हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 2Q का देखो मैग्नीट्यूड काफी छोटा है, 8Q से 4 टाइम्स छोटा है। तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ऊपर से तुम बीच में रख दोगे, दोनों को इक्वल डिस्टेंस पर रख दोगे, तो 2Q 8Q के बराबर फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है। तो अगर ये जीत रहा है मैग्नीट्यूड में, तो हम इसको जिता देंगे डिस्टेंस में। हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा पास रख देंगे, थोड़ा बायस्ड हो जाएंगे, हम इसके पास रख देंगे। इसके पास इसलिए रख देंगे ताकि इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार ये उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाए, जो कि 8Q को बराबरी कर सके। तो 8Q उसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और 2Q इधर की तरफ लगाएगा। अब अगर प्लस Q इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। एफ नेट शुड बी 0 ऑन। तो तो पहले हम ये वाला फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 8Q अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा हमें। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ डिस्टेंस हियर। चलो ये मैं रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने रब कर दिया था कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम सपोज कर लेंगे प्लस 2Q से लेके 8Q तक का डिस्टेंस। चलो हमें नहीं दिया हुआ तो हम इसको x सपोज कर लेंगे। अच्छा, 2Q और 8Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू 8Q अगर निकालेंगे तो हम K Q1 की वैल्यू मान लो Q ले लेते हैं, कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू 8Q ले लेते हैं, अपॉन डिस्टेंस कितना ले लेंगे, L माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, एंड फोर्स ऑन Q ड्यू टू, अगर हम 2Q निकालें तो हमें कितना मिल जाएगा, K Q 2Q अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, कूलम्स लॉ लगाया है, सिंपल। तुम देख सकते हो दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिया है और सिंपली मैंने कूलम्स लॉ लगा दिया। अब अगर नेट फोर्स 0 होता है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो इक्वेट कर देते हैं, 8KQ Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2KQ Q डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। KQ से KQ कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है, L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिल गया हमें। यहां से हमें क्या मिल गया, L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 4। दिस इंप्लाइज L अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 मिल गया हमें। दिस इंप्लाइज L बाई एक्स, अगर हम एक बार प्लस 2 ले लेते हैं, लेट अस 2 प्लस 2 फॉर वंस, तो प्लस 2 अगर लेंगे तो माइनस 1 उधर जाकर 3 मिलेगा हमें, तो वी विल गेट x इक्वल्स टू L अपॉन 3। और एक आंसर हमें माइनस 2 से भी लेना पड़ेगा, माइनस 2 अगर हम लेते हैं तो x हमें मिलेगा माइनस L अपॉन 2। लेकिन माइनस L अपॉन 2 हम नहीं ले सकते, माइनस L अपॉन 2 लेने का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर की तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर तो हो ही नहीं सकता ना, चार्ज हमारा इधर नहीं रख सकता, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, इस आंसर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर ओनली दिस आंसर। x इक्वल्स टू हमें मिल गया L अपॉन 3। मतलब कि हम चार्ज को कहाँ रखेंगे, वी विल कीप इट नियर प्लस 2Q, कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, L बाई 3 डिस्टेंस पे रखेंगे, और बड़े वाले से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, L माइनस L बाई 3, दैट इज 3L माइनस L, 2L बाई 3 डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, बड़े वाले से, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट शुड बी 0, मतलब दो नेट फोर्स लग रहा है वो सारे के सारे इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। क्लियरली हमें दिख रहा है ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से मैंने सॉल्व इसको कर दिया है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैंने कूलम्स लॉ को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। वैसे मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें छोटे छोटे मैं रिवीजन टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें टॉपिक्स कवर हो जाए। चलो, बाय।